वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं छत्तीसगढ़ राज्य, जिला रायगढ़, स्थान वीडियो बाड़ी से जरनैल कौर खालसा बोल रही हूँ। सन 1996 में हमारा पूरा परिवार दिवाली की छुट्टियों में यहाँ रहने आया था। मम्मी, पापा, भैया, मैं, हम सब यहाँ बहुत खुश थे। पापा मम्मी ने बताया था कि यहाँ हमारा अपना घर होगा, हम खेत बनाएंगे, खेती करेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे और वृद्धजनों के लिए आश्रम बनाएंगे। जब पापा ने ये ज़मीन खरीदी थी, उस समय पापा यहाँ तमनार ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। उसी समय यहाँ पर सरकार की प्लानिंग चल रही थी कि सभी किसानों की ज़मीन उद्योगों में किस तरीके से दी जानी है। ज़मीन की जांच चल रही थी क्योंकि यहाँ की ज़मीन में बहुत ही अच्छी किस्म का, कहा जाता है A1 ग्रेड का कोयला पाया जाता है। पापा समझ गए थे कि इससे यहाँ के मूल निवासियों को बहुत नुकसान होगा। पापा का इस ज़मीन को लेने का उद्देश्य यह भी था कि वो यहाँ के लोगों को समझाएंगे कि हमारी ज़मीन का मोल क्या है। धीरे धीरे लोग इस ज़मीन को बीडीओ बाड़ी कहने लगे, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का शॉर्ट फॉर्म है। उस वक्त यहाँ बहुत घना जंगल था, जंगली जानवर यहाँ आसपास घुमा करते थे। पापा ने हमें शाम को अंधेरा होने से लेकर के सुबह धूप निकलने से पहले तक घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ बिजली और पानी का प्रबंध भी नहीं था। गांव के लोगों से प्रतिदिन 100 लीटर पानी हम लिया करते थे, जिसके लिए वो हमसे 50 रुपये लेते थे। वो हमें गांव से पानी नहीं देते थे क्योंकि ये ज़मीन गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे पापा मम्मी ने इस ज़मीन पर बिजली और पानी का प्रबंध किया। इस ज़मीन में सारी सुविधाएं उन्होंने जुटाई। हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां थीं। 2 साल बाद 1998 में पापा हमें छोड़कर चले गए। पापा ने पूरी ज़मीन में 1000 बांस के पौधे, 800 आम के और 800 काजू के पौधे लगाने के लिए मंगाए थे और एक पावर टिलर, जो जिस दिन पापा हमें छोड़कर गए उसी समय वो यहाँ आया था। पापा के जाने के बाद मम्मी ने वीडियो बाड़ी को संभाला। बांस का, आम का, काजू का, सागौन का बगीचा मम्मी ने तैयार किया। यहाँ खेती की, साथ में उन्होंने अपनी नौकरी भी की। पापा जब तक रहे वो गांव के लोगों को यही समझाते थे कि एक दिन यहाँ पूरा भारत आएगा, अपनी ज़मीन अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखना। सन 2000 में नवीन जिंदल उद्योगपति, जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए हमें परेशान करना शुरू किया। हमारे जो सरकारी बिजली के तार थे वो चोरी कराए। हमने पुलिस से मदद मांगी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम फिर से पानी और बिजली के लिए तरस गए थे। जिंदल के लोग हमें घर पर आकर परेशान करने लगे, हमारे साथ बदतमीजियां करने लगे थे और कई तरीक़ों से हमें प्रताड़ित करने लगे थे। पौधों को ज़बरदस्ती आकर उखाड़ देना, काट देना, जो कि छोटे थे उस समय। सरकार के बड़े अधिकारी भी नवीन जिंदल के साथ मिलकर हमें ज़मीन खाली करने के लिए दबाव डालते रहते थे। पुलिस, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार सारे मिले हुए थे। मम्मी ने किसी तरह से दोबारा यहाँ पर बिजली का प्रबंध किया था, सरकारी बिजली कनेक्शन लिया था। सन 2004 में नवीन जिंदल और उनके मैनेजर DK भार्गव ने हमारे सारे 11 बिजली के खंभे उखाड़ दिए थे और हमारे पास फिर से बिजली नहीं थी। हमारे सारे बिजली के खंभे, तार उन्होंने नष्ट कर दिए थे। तब से लेकर आज तक सरकार हमें सरकारी बिजली नहीं देती है। हमारे परिवार के साथ जो भी जुल्म हुए वो पुलिस और सरकार के संरक्षण में हुए, जो नवीन जिंदल ने कराए।
हमारे हमारे परिवार के साथ हत्या, बलात्कार, जबरन हमें पुलिस कस्टडी में रखना, गुंडों से पिटवाना, समाज में हमें जलील करना और अनेक घटनाओं को हमने यहाँ पर जिया है। हमारे साथ ये सब इसलिए हुआ ताकि हम अपनी ज़मीन नवीन जिंदल के लिए छोड़कर चले जाएं। इस ज़मीन पर, आधी ज़मीन पर नवीन जिंदल ने ज़बरन कब्जा करके यहाँ पर ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया, अपनी सोसाइटी बनाई हुई है। लेकिन मम्मी कभी भी उनके सामने झुकी नहीं। मैं सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। मम्मी आईसीडीएस विभाग में सरकारी अधिकारी थी। उन्हें भी नौकरी में और मुझे भी नौकरी में परेशान किया जाने लगा। हमारी सैलरी रोक दी जाती थी, हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए जाते थे और घर से दूर हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था ताकि हम अपना संघर्ष ना कर सकें, हम अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाएं। 2007 में रोड एक्सीडेंट की घटना बनाकर भाई को मार दिया। मुझ पर फर्जी केस दर्ज किए गए। 2016 से 2021 तक मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकी। 11 दिसंबर 2017 को मम्मी भी मुझे छोड़कर चली गई। हम भारत के नागरिक हैं, इस हक से और आदिवासी होने के नाते हमारे सारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित रखा गया। बच्चों को कभी भी स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिली। सरकार हमें बिजली नहीं देती। हम अपने खेतों की फसल बेच नहीं सकते। मेरी नौकरी ख़त्म कर दी। हमारी ज़मीन से हमारी पहचान मिटा दी गई। न्याय के लिए कहीं कोई हमें सुनने वाला नहीं था। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सभी राजनीतिक दल, आदिवासी संगठनों, बहुजन संगठनों, कई सामाजिक संगठनों, सभी से हमने मदद मांगी, पर कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली। हमने चर्च में बिशप स्वामी से भी मदद मांगी थी। कुछ दिन उन्होंने साथ दिया, जिससे पुलिस ने मेरे बलात्कार पर मेरा बयान दर्ज किया। लेकिन कुछ दिनों बाद बिशप ने कहा कि कांग्रेस वाले उन्हें साथ नहीं दे रहे हैं मेरे केस में, इसलिए वो हमें साथ नहीं दे सकते। चर्च के लोगों ने जिंदल से पैसे लेकर मेरे खिलाफ में बयान भी दिए। हर किसी ने मेरा सौदा किया। जो घटनाएं मेरे परिवार के साथ हुई, वो घटनाएं यहाँ कई परिवारों के साथ हुई हैं। बलात्कार, हत्या, फर्जी केस दर्ज किए गए। सभी डर गए और उन्होंने अपनी लड़ाई बंद कर दी। मैंने अपना संघर्ष बंद नहीं किया। मैंने कई लोगों के लिए काम किया, कई लोगों की ज़मीनें बचाई, क्योंकि मम्मी और पापा यही चाहते थे। 2020-21 में किसान आंदोलन चल रहा था, तब मुझ पर गैर ज़मानती वारंट था। मैं अपने वकील से मिलने दिल्ली गई थी। उन्होंने मुझे घर जाने से मना किया था। मैं शरण लेने के उद्देश्य से सिंघू बॉर्डर किसानी आंदोलन में गई थी। वहाँ मैंने सिखों को देखा। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में मैंने सुना, गुरु नानक जी के बारे में मैंने सुना, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैंने सुना, खालसा पंथ के बारे में जाना। मैं निहंग सिंहों के बीच में बाबा चड़त सिंह, बाबा राजा राज के दल पंथ में रही। गुरु की सिंगड़ी बनने की इच्छा तब हुई जब मैंने देखा कि लोग अपने हक के लिए वहाँ मरने को तैयार हैं, और 750 किसानों ने अपनी शहीदी भी दी। बच्चे और माताएं वहाँ कहती थीं कि जित के जावांगे, नहीं ता लाशा जावांगे। इन बातों से मैं बहुत प्रभावित हुई। जब वहाँ गुरबाणी पढ़ी जाती थी तो लोगों में जोश आता था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। पहला मरण कबूल जीवन की षड आस की शब्द, शस्त्र के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। ये शब्द मैंने और बहुत सारे शब्द वहाँ सुने, जिनसे मेरे मन में भी बहुत जोश भर गया था।
मैं पहले सोचती थी कि अगर मैंने इनसे अपने बारे में बताया तो ये मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, ये मुझे आंदोलन छोड़कर जाने के लिए कहेंगे कि इन पर कोई मुश्किल ना आ जाए। लेकिन वहाँ रहते रहते मैंने समझा कि वहाँ अपने हक के लिए, अपने हक के लिए और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने वाली ही कौम है वहाँ पर, और संघर्ष करना ही धर्म है। जब मैंने उनको अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना, मुझे अपनी बहन माना। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खालीपन, अकेलापन जो मुझे अपने अपनों ने ठुकरा दिया था, वो कई रिश्तों से भर गया था। मैंने वहाँ सबसे बड़ी ताकत देखी, शक्ति थी जो किर्त करो, नाम जपो, वंड छको, जिससे सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, अमीर गरीब, सब में समानता थी। सारे के सारे एक परिवार की तरह बंधे हुए थे। मैंने गुलाम भारत के अंदर सिंघू बॉर्डर में एक आज़ाद भारत को देखा था। मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को अगर देश का संविधान बना दिया जाए तो यहाँ कोई अपराध नहीं होगा, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होंगे, बल्कि जाति ही नहीं होगी, जहाँ हर धर्म का सम्मान होगा। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं भी गुरु की सिंगनी सजूं। 2021 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुझे मेरी ज़मीन पर अधिकार दिया। इसलिए जब मैं अपने घर आई, मेरे वारंट पर भी मुझे स्टे मिला और मैं घर आई। तो मैंने घर आने के बाद वीडियो बाड़ी में गुरुद्वारा बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू कराया, निशान साहिब लगवाया। 1 साल बाद मैं बाबा चढ़त सिंह से जब मिलने गई तो मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जरनैल कौर को पैदा करके जरनैल कौर का पिंड सिंघू बॉर्डर ख़त्म हो गया। बाबा जी ने कहा, पुत्र इधर आ, तेरा पिंड ख़त्म नहीं हुआ, तेरा पिंड पूरी दुनिया में फैल गया है। और ये बात सच है कि आज केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कई जगहों पर मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, बाबा जी हैं, बहुत सारे बाबा जी हैं और माताएं हैं। यहाँ आने के बाद फिर मैंने बच्चों को जो जितना कुछ मैंने सीखा था, गुरबाणी, ऊड़ा एड़ा, वो सारा बच्चों को सिखाया। बच्चे आज गुरबाणी पढ़ते हैं, गतका सीखते हैं और गुरुओं का इतिहास, शहीदों का इतिहास पढ़ते हैं। वो अपने आत्मबल को मजबूत करते हैं। मेरी बात भजन सिंह पाई साहब से हुई, जिनकी किताब है कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड। इस किताब से हमें बहुत प्रेरणा मिली। कई लोगों को हमने इसे पढ़ने को दिया। हमें पता चला कि हम किस अंधेरी राहों पर चल रहे हैं। इस किताब से हमें साहस मिलता है, हमें प्रताड़नाओं का सामना करने की शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है और उसमें भी खुश रहने की हिम्मत मिलती है। मैं सोचती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी बेगमपुरा राज हो। अभी 4 महीनों से यहाँ वीडियो बाड़ी में जो गुरुद्वारा बन रहा है, यहाँ 4 महीनों से रोज़ राहगीरों के लिए चाय का लंगर लगता है। आते जाते राहगीरों से मैं यही बोलती हूँ कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है एक दूसरे के लिए। गुरुद्वारा ऐसी जगह है जहाँ आप 2 मिनट ठहर कर, रुक कर चाय पी सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, जिससे वाहिगुरु की भी सेवा हो जाएगी। जहाँ पर जो भी अत्याचार, जुल्म हमारे परिवार के साथ हुए, उसे शांति से हम ख़त्म कर सकते हैं।
गुरु ग्रंथ साहब जी की शिक्षा, प्रेरणा हमें यही सिखाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।